अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है सर। आज के टॉपिक्स काफ़ी दिलचस्प हैं। साबिक आईजी पंजाब जेल खाना जात की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद बिजली की कीमतों में पंजाब में रिलीफ, फिर उसके बाद सर डीसी जेहलम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले टॉपिक के जाने बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। ये जो साबिक आईजी पंजाब जेल खाना जात की गिरफ्तारी है, इस मुतालिक अंदर की बात क्या है? बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि जो इमरान खान को जेल में सहूलतकारी थी, जिसमें एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया है, उस चक्कर में आईजी साबिक आईजी शायद सलीम बेग को पकड़ा गया है। नहीं, इनको उस चक्कर में नहीं पकड़ा गया। इनको जनरल फैज़ से राब्तों पे पकड़ा गया है। इनका जनरल फैज़ से राब्ते जो हैं वो एस्टेब्लिश हुए हैं। ये असल में आईजी रहे हैं पीटीआई के दौर में और जब ये आईजी थे तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, शाहिद खकान, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सारी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पंजाब की जेलों में थी। और जनरल फैज़ इनसे बराह रास्त इंटरैक्ट करते थे बतौर आईजी। जेल उनको उनकी जेल में उनको उनसे मिलने या उनके ऑपरेशन या उनको तंग करने के लिए। मरियम नवाज़ भी जेल में रहीं। तो इसलिए ये इनको पकड़ा गया है जनरल फैज़ से राब्तों के साथ। ये आज भी जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे और जनरल फैज़ से की और इनकी कम्युनिकेशन की वजह से इनको पकड़ा गया है। बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि इनको जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इनका नाम लिया है। ये साबिक आईजी थे, 2022 में हट गए थे। तो मौजूदा जेल के निज़ाम पर तो इनका कोई इतना असर नहीं था, किसी की सिफ़ारिश कर दें, कुछ कर दें। मौजूदा आईजी से इनकी बनती भी नहीं थी कि मौजूदा आईजी जेल मियां फारूक नज़ीर इनके कहने पे कोई तबादला कर देते या कुछ कर देते। असल मसला था उनकी जनरल फैज़ के साथ कम्युनिकेशन और जो जनरल फैज़ का नेटवर्क है उसके साथ जो है कम्युनिकेशन में ये साबिक आईजी पकड़े गए हैं। लेकिन फैज़ साहब के मामले में मैंने कल भी कहा कि वो एक पैरेलल आईएसआई नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ था स्टेट विद इन स्टेट। अब सवाल ये है कि रिटायर्ड लोग तो थे ही, कुछ सर्विंग लोगों के भी नाम आ रहे हैं कि वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे और उस जनरल फैज़ की उनसे भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत निकल रही है, जिसकी वजह से जो फ़ौज के अंदर सर्विंग लोगों के खिलाफ भी ऑपरेशन इस हवाले से हो रहा है। देखिए, जनरल फैज़ का जो सबसे बेहतरीन ताल्लुक है मौजूदा फ़ौज में, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा से है। जब फैज़ की बेटी की शादी हुई थी, तो उनकी मेहंदी की तकरीब जो है, वो जनरल शाहिर शमशाद ने अपने घर पे की थी कि क्योंकि उनकी और फैज़ की इतनी दोस्ती है और शाहिर शमशाद का भी पीछे से ताल्लुक चकवाल से ही है और ये जो चकवाल रैकेट और चकवाल ग्रुप है, इसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शाहिर शमशाद मिर्ज़ा भी हैं। लेकिन क्या शाहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, वो फैज़ साहब के किसी नेटवर्क का हिस्सा है? नहीं, वो फैज़ साहब के नेटवर्क का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि शाहिर शमशाद की पर्सनैलिटी ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन वाली नहीं है। उनको बहुत धीमे मिजाज का और बड़ा ही होम्योपैथिक किस्म का जर्नैल समझा जाता है और वो कोई इस तरह कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन वो फैज़ के बहुत करीब हैं और उनकी फैज़ से दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है। तो फैज़ की और भी जिनसे दोस्ती है, जिनसे कम्युनिकेशन है, वो सब भी जो है इस वक़्त खतरे की घंटी में हैं। सर्विंग लोग भी कुछ अंडर रडार हैं, कुछ अंडर मॉनिटरिंग हैं, कुछ को मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो तहकीकात हैं जनरल फैज़ के रैकेट की, ये वसी से वसीतर होती जा रही हैं और इनमें कोई बच नहीं रहा। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। पंजाब की आवाम को रिलीफ दिया गया है, बिजली की कीमतों में 14 रुपए फी यूनिट कमी। नवाज शरीफ की जानिब से इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद पैसे हैं ही सूबों के पास। वफ़ाक तो एक गरीब-सी हुकूमत है जो सारे पैसे सूबों को दे देता है और उस पर उसके पास तो हुकूमत चलाने के पैसे भी नहीं होते। 18वीं तरमीम से पहले वफ़ाक अमीर था, सूबे गरीब थे। अब सूबे अमीर हैं और वफ़ाक गरीब है। सूबों के पास इतना पैसा है कि वो चाहें तो बिजली पर सब्सिडी भी दे सकते हैं, बिजली पर रिलीफ़ भी दे सकते हैं। आप आज देखिए ना, पंजाब हुकूमत ने ₹14 यूनिट रिलीफ़ दे दिया है। अब सिंध हुकूमत चाहे तो ₹20 यूनिट रिलीफ दे दे, केपी ₹18 यूनिट दे दे, बलूचिस्तान ₹14 यूनिट दे दे, जो सूबाई हुकूमत का जो दिल चाहे वो जितना रिलीफ चाहे दे दे। लेकिन आप देखें ना केपी हुकूमत में तो इस वक़्त वज़ीर निकाले जा रहे हैं, वज़ीर रखे जा रहे हैं
और किसी को करप्शन पे निकाला है। आज शकील खान को वहां फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और तहरीक इंसाफ वालों ने इस बिजली को सस्ते करने पर ऐसे तनकीद की है जैसे किसी ने उनकी दुम पे पैर रख दिया है। भाई, पंजाब की हुकूमत ने पंजाब के अवाम को 14 रुपए यूनिट जो है वो रिलीफ दिया है 500 यूनिट तक के सार्फिन को, ताकि मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को ये रिलीफ मिल सके, अमीरों को ना मिल सके सब्सिडी। आप भी अपने सूबे में देते हैं, आपको किसी ने रोका है? तहरीक इंसाफ भी दे दे, पीपल्स पार्टी भी दे दे। बिलावल साहब को हुकूमत की माशी पॉलिसियों पे बड़ा एतराज है। उनकी सिंध में 12 साल से हुकूमत है, वो सिंध में अब रिलीफ दे दे। बलूचिस्तान केपी में पीटीआई दे दे। सब जमातों की अपनी सूबाई घूमते हैं, वो दे दें। आज पंजाब ने तो एक पहला कदम बढ़ाया है और ये बताया है कि बिजली का मामला सिर्फ वफाकी हुकूमत का नहीं है, बिजली का मामला सब हुकूमतों का है। और अगर कोई सूबाई हुकूमत अपने सूबे की अवाम को रिलीफ देना चाहे बिजली के बिलों में, तो उसका रास्ता मौजूद है। सूबाई हुकूमतें ये नहीं कह सकती कि हमारा क्या ताल्लुक है बिजली से। बिजली चोरी रोकना भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और बिजली पर रिलीफ देने में भी सूबाई हुकूमतें कर सकती हैं। तो आज तो ये बात तय हो गई है। लिहाजा बाकी सूबों की अवाम को अपने अपने सूबाई हुकूमतों को कहना चाहिए कि आप हमारे लिए भी बिजली सस्ती करें। क्यों नहीं करती सूबाई हुकूमतें? हर सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत को कहे कि मेरे सूबे में जो है आप बिजली इतने रुपए सस्ती कर दें, हम उतने पैसे आपको दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत उस सूबे में उतनी बिजली सस्ती कर देगी। जिस सूबे में आप सस्ती कराना चाहें करा ले। तो आज एक रास्ता खुला है और सूबाई हुकूमतों को शरीक इक़्तिदार किया गया है और बिजली के मामले में उनको स्टेक होल्डर बनाया गया है। मैं तो इसको पॉजिटिव देखता हूँ और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अब जब पैसे ही सूबों के पास हैं, तो सूबे बिजली में रिलीफ क्यों नहीं देते? फिर सूबों को बिजली चोरी भी रोकनी चाहिए। बिजली चोरी पे क्रैकडाउन भी सूबों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव स्टेप था और बहुत अरसे बाद नवाज शरीफ ने अपनी खामोशी तोड़ी। लेकिन आप नवाज शरीफ की सियासत को समझें, वो इसी तरह की सियासत करते हैं जैसे उन्होंने आज की है। बहरहाल एक पॉजिटिव स्टेप था आज। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे डीसी जेलम जो है उनसे मुतालिक काफी खबरें सामने आ रही हैं, तो उनमें कितनी सदाकत है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ठीक है, डीसी जेलम है सईदा रमला अली, खातून है सईदा रमला अली, ये डीसी जेलम है। इनके हवाले से एक शिकायत तो वजीर आला हाउस में मौसूल हुई है, वो 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत की है। वहां जेलम में एक सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जो मलक रियाज के दामाद मेजर आमिर की है। इन्होंने वो मेजर आमिर साहब सिटी हाउसिंग वाले कोई सड़क बनवाना चाहते थे अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए। इन्होंने वो सड़क बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी है। अच्छा, अब ये शिकायत लगाई किसने है? ये हुआ ये है कि जो सिटिंग हाउसिंग की जमीन है, वो जो बिलाल कियानी साहब हैं, उनके वालिद जनरल अजहर कियानी ने उनको बेची है मेजर आमिर को, और फरूख ने भी फरूख जो वहां से एमएनए है, उन्होंने भी बेची है। जब डीसी जेलम सईदा रमला अली ने 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी है, तो मेजर आमिर ने ये बात जनरल अजहर कियानी को बताई कि मुझसे डीसी जेलम जो है वो 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत एक सड़क बनाने की मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? जनरल अजहर कियानी ने वो बात जाके मरियम नवाज को बताई, जिन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड कर दी है, और डीसी जेलम सईदा रमला अली जो है वो बड़ी मुश्किल में है। अच्छा, वो एक वजह से मुश्किल में नहीं है, एक और वजह से भी है। अच्छा, एक ना ख्योड़ा में, ये जेलम में ही आता है, ख्योड़ा जहाँ नमक की कानें हैं, वहां पर एक इंडस्ट्री है लकी केमिकल इंडस्ट्री, एलसीआई। तो लकी केमिकल इंडस्ट्री ने ना, एलसीआई ने हुकूमत से 2360 कनाल जगह एक्वायर करने का केस मूव किया, और ये केस मौजूदा हुकूमत में मूव नहीं हुआ। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में मूव हुआ था, और फवाद चौधरी साहब इसके पीछे थे, जो लकी सी केमिकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे थे। और रेट लगाया गया 3500 रुपया मरला। जोड़ा शहर की जो जमीन है उसका रेट लगाया गया 3500 रुपये मरला। वहाँ 600 घर भी बने हुए हैं, कब्रिस्तान है, इस सब की सरकारी लैंड एक्विजिशन के लिए रेट मुकर्रर हुआ 3500 रुपये। और ये केस चलता चलता अब मरियम नवाज की हुकूमत में आ गया। तो मरियम नवाज ने ये लैंड एक्विजिशन जो है वो रिजेक्ट कर, उन्होंने कहा कि किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के लिए, कंपनी के लिए, डेवलपर के लिए गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके नहीं देगी। वो खुद खरीद सकता है तो खरीद ले, लेकिन गवर्नमेंट उसको लोगों की जमीन जबरदस्ती लेकर नहीं देगी। आप देखें, ये 3500 रुपये मरला खरीदना चाहते हैं, वहां 1 लाख रुपए मरला रेट है।
ये 10 मरले के घर का रेट लगाती हैं 35,000 रुपया, वैसे 10 मरले का रेट 10 लाख रुपए है। लेकिन लकी केमिकल इंडस्ट्री जो है वो ये 2360 कनाल जगह एक्वायर करना चाहती है। एक दफा जब मरियम नवाज ने ये एक्विजिशन रिजेक्ट कर दी तो उस रिजेक्शन के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी नहीं निकल सके। ये लकी केमिकल इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है। और अब इन्होंने दोबारा जो है उस एक्विजिशन का केस मूव कर दिया है, और लैंड एक्विजिशन के जो अफसरान हैं जो डीसी के मतहत हैं, वो दोबारा फीते लेके ख्योड़ा पहुंच गए। और जब इस बारे में सीएम हाउस इत्तला हुई तो उन्होंने कहा जी वो नई एक्विजिशन की उन्होंने एप्लीकेशन दी है, पुरानी तो रिजेक्ट हो गई है। भाई जब एक दफा रिजेक्ट हो गई है, आपने नई दरखास्त क्यों ली है? आप एक कंपनी को लोगों के घर गिरा के उसको 2360 कनाल क्यों देना चाहते हैं? वो जाएं लोगों से जमीन खरीद लें अगर उन्हें इतनी जरूरत है तो। आप लोगों के 600 घर गिराना चाहते हैं वहां पर। इस हवाले से भी वहां बहुत अनरेस्ट है। तो डीसी जेएलएम की ये दो बड़ी शिकायत जो हैं वो वजीर आला हाउस पहुंच गई हैं। और मुझे ये रमला अली जो है ये बहुत मुश्किल में नजर आ रही हैं, और मुझे लगता है कि ये मरियम नवाज के हाथों बच नहीं सकेंगी। ठीक हो गया नाजरीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।